नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसी प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। इधर काफ़ी दिनों से आप लोगों की क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहूँगी और आज से आपकी क्लासेस फिर स्मार्ट बोर्ड पे कंटिन्यू होगी। अगर आपको क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। क्लास ध्यान दीजिएगा, ये जो यूपीपीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है ये 2025 के लिए लॉन्च किया गया है और यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जाएगा। जब मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आपके जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर भी कवर किया जाएगा और मेंस में आपके जीएस पेपर्स के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है जहां पर आपका जो पूरा सिलेबस है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और हर टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रश्न दिए जाते हैं जिसके के आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक देते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स भी कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। आसान प्रश्न है, रिवर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है जमुनिया और बराकर किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो बताइए जमुनिया और बराकर जो हैं वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र की नहीं, सिंधु की नहीं, लोहित की नहीं। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये दामोदर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पहले का आपका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे जब हम दामोदर रिवर की बात कर रहे हैं तो झारखंड की कौन सी मेजर सिटीज हैं जो कि दामोदर रिवर के नियर लोकेटेड हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा धनबाद, ठीक है, और दूसरा आप याद रखिएगा बर्धमान। इन दोनों सिटीज का नाम आप याद रखेंगे जो कि दामोदर रिवर के नियर लोकेटेड हैं झारखंड में। हो सकता है आपकी परीक्षा में कभी इस तरीके से भी प्रश्न बन जाए। प्लस कुछ जो इम्पोर्टेंट डैम्स और रिजर्वॉयर जो हैं दामोदर रिवर पे लोकेटेड है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कुछ आपकी परीक्षा में पूछे भी गए हैं। जैसे यहाँ पे तिलैया याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है। कोनार याद रखिएगा, तिलैया कोनार। मैथन याद रखिएगा, पंचेत याद रखिएगा, ठीक है, और कांसाबत्ती याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्लास, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तिलैया, कोनार, तेनूघाट, मैथन और पंचेत जो हैं ये आपके दामोदर रिवर के अक्रॉस लोकेटेड डैम्स और रिजर्वॉयर हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग दामोदर रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज पे डिस्कस करेंगे जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने दामोदर रिवर के बारे में डिस्कस किया। आपका प्रश्न पूछा गया था कि जामुनिया और बराकर किसके ट्रिब्यूटरी हैं, तो आपने बताया दामोदर रिवर की। दामोदर रिवर के अक्रॉस झारखंड के दो इम्पॉर्टेंट आपके कौन कौन से सिटीज़ लोकेटेड हैं, तो आपने धनबाद और बर्धमान के बारे में बताया। प्लस हमने जब डैम्स और रिजर्वॉयर के बारे में बोला तो आप याद रखिएगा तिलैया, कोनार, तेनूघाट, मैथन और पंचेत के बारे में। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अभी आपको बताई जा रही हैं। यहाँ से तो ये जो है ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके परीक्षा में पहले भी प्रश्न बना है अगर आप ध्यान से पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे जब हम दामोदर रिवर की बात करते हैं तो दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। अच्छा, अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है। सौरो ऑफ बिहार हम किस नदी को कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल?
पहला है या गर्मियों में सूख जाती है, या बार बार बाढ़ लाती है, या अपना मार्ग बदलती रहती है, इसमें अधिक लवणता होती है। तो आपको पता होना चाहिए या बार बार बाढ़ लाती है, इसी वजह से दामोदर रिवर को सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि दामोदर रिवर की वजह से देखा गया है बंगाल में कई बार बाढ़ आई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से प्रश्नों के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताने जा रही हूँ दामोदर रिवर की, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है। इसको याद करने के लिए आप बी के बीजे याद रख सकते हैं। बी के बीजे, ठीक है। बी के बीजे जो है वो दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहला क्या हो गया? बराकर रिवर, ठीक है। बराकर रिवर आपको कहाँ फ्लो होते हुए दिखेगी? झारखंड में हजारीबाग प्लेटू में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो बराकर रिवर है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? दामोदर नदी की। क्या बताएंगे? बराकर रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की, ठीक है। और ये आपकी ओरिजिन कहाँ से होती है? हजारीबाग प्लेटू झारखंड से। दूसरा हम देखें कोनार रिवर। कोनार रिवर भी आपके हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड से ही ओरिजिनेट होती है। बोकारो रिवर की बात करेंगे तो ये भी हजारीबाग प्लेटू से। फिर उसके बाद जामुनिया रिवर की बात करेंगे तो ये भी आपका झारखंड में ही। तो बी के बीजे आप याद रखिएगा, ये किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? ये दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक बार मैं और बता दूं, बराकर रिवर, कोनार रिवर, बोकारो और जमुनिया, ये याद रखिएगा। जमुनिया जो है वो स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। अगर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछ लिया दामोदर रिवर की तो आप क्या बताएंगे? बराकर रिवर के बारे में बताएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, कोनार जो डैम है वो आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। चल अब कुछ कोल फील्ड देखते हैं जो कि झारखंड के इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले भी आपको याद कराया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। मैं अभी फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगी। एक बार मैं आपको सब बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके परीक्षा में कहाँ से प्रश्न बने थे। और आप में से जिन स्टूडेंट्स ने भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा है, प्रैक्टिस किया है, उनको ये बात समझ में आएगी कि हाँ मैम, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताते हुए चलूंगी कि किस टॉपिक से कहां पर आपके परीक्षा में प्रश्न बना था। तो ध्यानपूर्वक बैठिएगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ एक नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर जरूर बैठा करिए। क्लास जब भी करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए। यहाँ पर देखो, झारखंड में जो मेजर कोल फील्ड है, अब सारी कोल फील्ड आपको नहीं याद रह सकती है। झरिया आप सभी लोग बहुत आसानी से बता देते हो कि ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। यहाँ पर करणपुरा से रिलेटेड परीक्षा में आपके बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि करणपुरा कोलफील्ड कहाँ पर है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन को उठाओ और देखो, वहां पर करणपुरा कोलफील्ड के बारे में बोला गया है। ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। याद रखिएगा, नॉर्थ करणपुरा और साउथ करणपुरा। इसी तरीके से डाल्टनगंज के बारे में भी पूछा गया है। डाल्टनगंज कहाँ पर है? ये भी झारखंड में है। फिर यहाँ पर रामगढ़ याद रखिएगा। बोकारो और झरिया में मान के चलती हूँ आप में से ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स को पता है बोकारो और झरिया कोलफील्ड कहाँ पर है? झारखंड में है। जयंती कहाँ पर है? झारखंड में है। गिरिडीह कहाँ पर है? झारखंड में है। देवगढ़ कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। सार सुजरी कहाँ पर है? सजूरी कहाँ पर है? ये भी आपका झारखंड में है, लेकिन अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा गया है। आपके परीक्षा में ज्यादातर करणपुरा के बारे में पूछा गया है, गिरिडीह के बारे में पूछा गया, डाल्टनगंज के बारे में पूछा गया, रानीगंज के बारे में पूछा गया है। ये याद रखिएगा। यहाँ से आपके परीक्षा में पहले भी प्रश्न बने हैं कि ये सारे कोलफील्ड कहाँ पर हैं, तो आप मुझे क्या बताएंगे? ये सारे कोलफील्ड जो हैं वो झारखंड में हैं। यहाँ पर गिरिडीह, रामगढ़, करणपुरा, डाल्टनगंज, ये सब आप याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई क्लास? वैसे मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, थोड़ा सा एक अजीब सा ट्रिक था, मैंने याद करने का आपको बताया था कि याद रखिएगा जो करण है वो धोनी का फ्रेंड है, ठीक है। MS धोनी के फ्रेंड है ये, और जब MS धोनी की बात होती है तो झारखंड, तो करणपुरा तो झारखंड में है, क्लियर है। करण की शादी किससे हुई है? रानी से हुई है, तो रानीगंज भी कहाँ पर है? झारखंड में है। इन दोनों की शादी कहाँ पर हुई है? देवगढ़ में हुई है, मंदिर में, देवगढ़ में, जहाँ
जो कहाँ पर है, रामगढ़ में है। याद रखिएगा, रामगढ़ में है, जहां पर जयंती जयंती का ही नारा लगाया जा रहा था, देवगढ़ में। ठीक है, और इनकी शादी किसने कराई है, एक ब्राह्मण ने कराई है। तो ब्राह्मणी भी कहाँ पर है, ये झारखंड में है। तो इस तरीके से आप स्टोरी के फॉर्म में कुछ चीजें याद रख सकते हैं। करणपुरा, रामगढ़, जयंती, झरिया, रानीगंज, ठीक है, देवगढ़, गिरिडीह, ब्राह्मणी, ठीक है, पचवारा भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, पचवारा भी याद रख लीजिएगा। इतनी चीजें क्लियर क्लास। यहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। कोल फील्ड से रिलेटेड आपके परीक्षा में आरओ में भी प्रश्न बने हैं, यूपीपीसीएस में भी प्रश्न बने हैं, और अदर पेपर्स में भी प्रश्न यहां से बने हैं, तो याद रखिएगा। चलो अब देखिए, इसके बाद अगले प्रश्न को करने के पहले एक बार मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को जल्दी से कराती हूं। ध्यान दीजिएगा क्लास, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, जामुनिया और बराकर जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो आप क्या बताएंगे? जामुनिया और बराकर जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर को हम सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर है। दामोदर रिवर में अगर हम डैम्स और रिजर्वॉयर की बात करें तो तिलैया, कोनार, तेनूघाट, मैथन, पंचेत, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, मेजर सिटीज की बात करेंगे तो यहां पर आप धनबाद और बर्धमान याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने ये आपको बता दिया, सौरो ऑफ बंगाल हम दामोदर रिवर को कहते हैं। यहां पर ट्रिब्यूटरीज में आप याद रख सकते हैं बीके बीजे। बीके बीजे, बीके क्या है? बराकर रिवर है, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। ठीक है, उसके बाद कोनार रिवर है, फिर बोकारो, आपको बोकारो कोलफील्ड भी पता है, बोकारो रिवर भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद जमुनिया। ठीक है, क्लियर है, जमुनिया जो है वो स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि याद रखिएगा, MS धोनी झारखंड से जो है उनके मित्र हैं करण। करण की शादी किससे हुई है? रानी से हुई है। कहाँ पर हुई है? देवगढ़ में हुई। देवगढ़ कहाँ है? रामगढ़ में, जहाँ पर जयंती जयंती की बात हो रही थी। अगर जयंती जयंती का नारा नहीं लगाते तो कोई ना कोई गिर करके गिर ही जाता, तो गिरिडीह भी वहां पर है। अच्छा, इनकी शादी किसके बीच में हुई थी, किसने कराई थी? तो ब्राह्मण ने कराई, तो ब्राह्मणी भी यहीं पर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया ब्राह्मणी, ये देवगढ़ हो गया, जयंती हो गया, गिरिडीह हो गया, रामगढ़ हो गया, करणपुरा हो गया, रानीगंज हो गया। मैं मान के चल रही हूँ झरिया और बोकारो के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, डाल्टनगंज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। कई बार इन सब चीजों को रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और मैं कई बार आपको रिवाइज करा भी दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अंडमान द्वीप से रिलेटेड है ये प्रश्न, मैंने आपको पहले भी कराया है, आज रिवीजन के लिए मैं इस प्रश्न को रिपीट कर रही हूँ। अंडमान द्वीप समूहों का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान आइलैंड की बात की गई है, तो बताइए, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान या फिर नॉर्थ अंडमान? तो सबसे दक्षिणी भाग की बात की गई है, तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में रहेगा सबसे दक्षिण की बात की गई है तो साउथ अंडमान ही सबसे दक्षिण में होगा, लेकिन ये गलत है। साउथ अंडमान जो है वो सबसे दक्षिण में नहीं है, सबसे दक्षिण में आपको लिटिल अंडमान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्लास, मैप के थ्रू इसको एक बार हम लोग, ये आपको भारत का मैप दिख रहा है, इधर आपको अंडमान निकोबार दिख रहा होगा। ठीक है, इसको जूम करके अगर हम देखेंगे तो इधर की तरफ आपको नॉर्थ अंडमान दिखेगा, जो कि क्लियर है। नॉर्थ अंडमान जो है वो नॉर्थ में ही है, एकदम सही है। उसके बाद हम आते हैं तो मिडिल अंडमान हमको दिखता है। ठीक है, मिडिल अंडमान के बाद लोअर अंडमान, जिसको कि साउथ अंडमान भी कहा जाता है, और साउथ अंडमान के साउथ में आपको कौन सा अंडमान दिखेगा? लिटिल अंडमान। इसी वजह से अभी थोड़ी देर पहले जो हमने प्रश्न देखा है कि सबसे साउथ में अंडमान का कौन सा आइलैंड है, तो आपने बताया है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान जो है वो साउथ अंडमान के भी साउथ में है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पर इस चीज को नोट कर लीजिए। अच्छा, अब अंडमान को निकोबार से कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है, तो आप क्या बताएंगे? 10 डिग्री चैनल। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर यहाँ पर आपको लोअर अंडमान लिखा है, जिसको कि हम साउथ अंडमान भी कहते हैं, और साउथ अंडमान के साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान के साउथ में आपको दिखेगा लिटिल अंडमान, ये याद रखिएगा।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। हो सकता है परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछ ले कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। या फिर हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि अंडमान को निकोबार से कौन डिग्री चैनल अलग करता है, तो आप बताएंगे 10 डिग्री चैनल। क्लियर है क्लास? क्लियर है? चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे हम लोग। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी रिवाइज कराई है, अभी मैं समझा देती हूँ, फिर मैं स्क्रीन से हट जाऊंगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जब हम 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव्स को मिनिकॉय से अलग कर रहा है। तो मिनिकॉय को मालदीव से कौन सा डिग्री चैनल अलग कर रहा है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन सा डिग्री चैनल अलग कर रहा है? 9 डिग्री चैनल। ये याद रखिएगा, याद रहेगा, ऐसे याद रखिए। एल एम एम, एम एम के बीच में 8 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है। और जो मिनी है वो बीच में है, मिनी जो है वो बीच में है। तो मिनी और मालदीव्स को कौन सेपरेट कर रहा है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सेपरेट कर रहा है? 9 डिग्री चैनल। यहां पर हमने देखा कि अंडमान को निकोबार से कौन सेपरेट कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। या फिर कहा जा सकता है कार निकोबार को लिटिल अंडमान से कौन सेपरेट कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। ये याद रखिएगा। ठीक है। लिटिल अंडमान को यहां पर कार निकोबार से कौन सेपरेट कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। या फिर निकोबार को अंडमान से कौन सेपरेट कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। क्लियर? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से। ठीक है। फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर डंकन पास की कभी अगर आपसे पेपर में प्रश्न बना तो आप याद रखिएगा, डंकन पास जो है ना वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में है। ठीक है। हो सकता है परीक्षा में पूछे कि जो डंकन पास है इट लाइज बिटवीन द नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, या फिर मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, या फिर साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो याद रखिएगा डंकन पास जो है वो साउथ और लिटिल अंडमान के मध्य में है। ठीक। यहाँ पर नॉर्थ, मिडिल और साउथ अंडमान जो है वो मिलकर ग्रेट अंडमान कहलाता है। क्लियर? लिटिल अंडमान को छोड़ दें अगर हम, तो नॉर्थ, मिडिल और साउथ अंडमान इज नोन एज ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडमान, साउथ अंडमान थ्रू डंकन पास। ये भी याद रखिएगा। चलो यहाँ पर एक दो चीजें और, जैसे नरकोंडम आइलैंड की अगर हम बात करेंगे, ये आपका एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ठीक है। और बैरन आइलैंड जो है ये आपको दिखेगा कि एकमात्र यहाँ पे डोरमेंट दिया है, जो कि कभी कभी एक्टिव वोल्केनो आपका यहाँ पर दिखेगा कि ओनली एक्टिव वोल्केनो, जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो हमें देखने को मिलता है वो बैरन आइलैंड पे देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी चीजें? चलो अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा जो मैं आपको बता दूं कि जो लोअर अंडमान है जिसको कि हम साउथ अंडमान कहते हैं, यहीं पर आपका अंडमान का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड है, जिसको कि रीनेम क्या कर दिया गया? विजयपुरम के नाम से रीनेम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम अब क्या रख दिया गया? विजयपुरम। ये याद रखिएगा। ये कहां पर लोकेटेड है? ये साउथ अंडमान में लोकेटेड है, ये भी याद रखिएगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। जो डंकन पास है इट इज लोकेटेड बिटवीन द साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में आपको डंकन पास दिखता है। ठीक है। और लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जिसको कि रीनेम किया गया है विजयपुरम, वो कहाँ लोकेटेड है? साउथ अंडमान में लोकेटेड है। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती जा रही हूँ, इसको एक जगह नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए
पोर्ट ब्लेयर के बारे में बताया गया है जो कि साउथ अंडमान में लोकेटेड है, परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, विजयपुरम कर दिया गया है, ये भी करंट है, ठीक है, पुरम, याद रखिएगा। ये कैपिटल है आपका अंडमान निकोबार का, ठीक है। इट्स सी फोर्थ सेलुलर जेल कंप्लीटेड इन 906। अब आप लोगों को तो सेलुलर जेल के बारे में पता है, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सेलुलर जेल भेज देते थे। बाल गंगाधर तिलक को सेलुलर जेल में भेज दिया, ठीक है, वीर सावरकर को सेलुलर जेल में भेज दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ आइलैंड जो अंडमान निकोबार में है जिसको कि रीनेम किया गया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पोर्ट ब्लेयर को रीनेम कर दिया गया है विजयपुरम, इसी तरीके से कुछ आइलैंड जो कि अंडमान में है जिनको कि रीनेम किया गया है उनको एक बार देख लेते हैं। हैवलॉक आइलैंड को अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर नील आइलैंड को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर को विजयपुरम के नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आपको बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जाना जाता है रॉस आइलैंड को, रॉस आइलैंड को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। तो रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है, नील आइलैंड को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है और पोर्ट ब्लेयर को विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। क्लियर, इतनी चीजें, जो भी पॉइंट्स बता रही हूं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्लास, तो ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। अब देख लीजिए, थोड़ा सा हम और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि चीज़ें आपकी तैयार होती जाए। लोकसभा में अगर हम देखें सीट कितनी है अंडमान निकोबार की, तो 1 है, ये याद रखिएगा नॉलेज के लिए। हाई कोर्ट की बात करें तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर का विजयपुरम का जो बेंच है वो कहाँ पर है, वो कोलकाता हाई कोर्ट में है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। बैरन आइलैंड जो है मैंने आपको बताया कि ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि अंडमान सी में लोकेटेड है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार जो है वो एक यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, ये आप सभी को पता है, यूटी है। यहाँ पर 572 आइलैंड है, ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड है, तो 572 आइलैंड है जिसमें कि ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहैबिटेड, ठीक है, जहां पर लोग रह रहे हैं। ये क्लियर हो गया। बताओ, अंडमान निकोबार जो है वो एक यूनियन टेरिटरीज है, अगर सीट देखेंगे तो 1 सीट है, ठीक है, ये याद रखिएगा लोकसभा में। फिर ये याद रखिएगा यहाँ पर कितने आइलैंड है, 572 आइलैंड है जिसमें ओनली 38 आर इनहैबिटेड, ठीक है, क्लियर हो गई होगी चीजें। चल, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं बताया, लेकिन अभी एक और प्रश्न बनता है अंडमान निकोबार से, वो ट्राइब से रिलेटेड, जनजाति से रिलेटेड भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा ध्यान से देखिए क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान निकोबार आइलैंड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? दे आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, they are coral island, they are formed due to river deposition, they are glacier island। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? जब हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो दे आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, जिसमें कि मैंने आपको बताया अगर हम एक्टिव वॉल्केनो की बात करेंगे तो वो हमें बैरन आइलैंड में देखने को मिलेगा। चल, ये भी प्रश्न देख लो। अच्छा, मुझे लगा अभी जो नेक्स्ट प्रश्न है ना वो आपका ट्राइब से रिलेटेड है, लेकिन ये प्रश्न ट्राइब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने ट्राइब से रिलेटेड भी एक प्रश्न रखवाया है, चिंता मत करना, ताकि अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स पूछे जाते हैं वो भी आपका रिवाइज हो जाए। देखो, हम एक टॉपिक को कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर ले। जैसे दामोदर रिवर हमने पढ़ा तो ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज पूछ लेगा, कोलफील्ड पूछ लेगा, क्योंकि एक बार आपकी परीक्षा में देखा गया था, पूछा गया था कि इस कोलफील्ड के बगल में कौन सी रिवर है, ऐसे पूछा गया था। समझ में आ रहा है कि इस कोलफील्ड के बगल में कौन सी रिवर होके गुजरती है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि दामोदर रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है और कौन कौन से रिजर्वॉयर और कौन कौन सी कोलफील्ड अगल बगल है, तो आप आंसर को मार्क कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बताती चलती हूँ, एक क्वेश्चन कराती हूँ, उससे रिलेटेड मैक्सिमम जो भी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ उसी समय प्रोवाइड करा देती हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, विच का ओशन करंट मेनली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अंडमान निकोबार? तो बताओ कौन सा ओशन करंट है जो कि अंडमान निकोबार के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है? लैब्राडोर, क्यूरोशियो, भूमध्य रेखीय धारा या फिर कैनरी धारा?
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से। वीडियो को पॉज करना है, पॉज करो, आराम से सोचो थोड़ा आँख बंद करके कि लेब्राडोर कहाँ था, एगुलस कहाँ था, पेरू कहाँ था, हम्बोल्ट कहाँ था। ठीक है, सोचो इस तरीके से। इक्वेटोरियल किधर की तरफ था? तो यहाँ पर तो आपका सही उत्तर है इक्वेटोरियल, भूमध्य रेखीय धारा। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। ओशन करंट, ओशन करंट देखो यहाँ पर, ये आपको साउथ इक्वेटोरियल, यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? ये भारत दिख रहा है ना, इंडिया दिख रहा है। तो इधर कौन सा ओशन करंट है? यहाँ पे इक्वेटोरियल ओशन करंट, और इधर ही आपको अंडमान है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार का जो वेदर है, क्लाइमेट है, इट विल बी अफेक्टेड बाय इक्वेटोरियल ओशन करंट, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका के साउथ में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको कोल्ड करंट दिखेगी। साउथ में देखो सब जगह कोल्ड करंट है। तो इधर आपका कौन सा कंट्री है? इधर चिली पेरू है, तो इधर पेरूवियन आपको करंट मिल जाएगी। ठीक है, इधर कौन सा है? ब्राज़ील है, तो इधर ब्राज़ीलियन करंट मिल जाएगी। वेरी इजी, बहुत इजी है, पेरू ब्राज़ील। ठीक है, इधर देखो ये साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका के इधर बेंगुला, याद रखना बेंगुला। ठीक है, बेंगुला है। इधर अगर हम देखेंगे तो एगुलस है। तो साउथ अफ्रीका याद रखो, हॉट एगुलस, एगुलस। ठीक है, एगुलस, अग्नि, एगुलस, ए से एगुलस जो है वो गरम है, गरम है, गरम है। ठीक है, बेंगुला जो है वो आपकी कोल्ड करंट है। इधर ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर वेस्ट में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट की बात करेंगे तो वो कोल्ड है, और ईस्टर्न की बात करेंगे इट विल बी हॉट ओशन करंट। तो यहाँ पर पेरू ब्राज़ील, इधर बेंगुला, इधर एगुलस, याद रखिएगा बेंगुला एगुलस। क्लियर, पेपर में पूछा जाता है। ये याद रखना, लेब्राडोर आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। लेब्राडोर दिख रहा है इधर की तरफ, लेब्राडोर। ठीक है, कैलिफोर्निया आपको याद रहेगा, लेब्राडोर और कैनारी भी याद रखना। बेंगुला, कैनारी, ठीक है, और लेब्राडोर, ये तीनों जो है वो आपकी कोल्ड करंट है। बेंगुला, कैनारी और लेब्राडोर, याद रखिएगा। लेब्राडोर उस तरफ आपको दिख रही है, कैनारी इधर जब हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, और इधर साउथ अफ्रीका में ठंडी करंट इधर आपको दिखेगी। कौन सी? बताओ, बेंगुला। क्लियर है? तो इसको बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो दिमाग में बैठ ही जाता है क्लास। मैप से रिलेटेड प्रश्न आपको कब याद होते हैं? जब आप उनको बार बार रिवाइज करते हो। चल अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये देखो ट्राइब वाला आ गया। विच ट्राइब इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द ग्रेट निकोबार आइलैंड? तो बताइए, ग्रेट निकोबार आइलैंड से रिलेटेड कौन सी ट्राइब है आपकी? जारवा, ओंगे, शैम्पेन या फिर सेंटिनेलीज? अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जितने भी ट्राइब्स आपके दिए गए हैं ये आपके अंडमान निकोबार वाली ट्राइब्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली पूछा गया है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में हमें कौन सी ट्राइब्स देखने को मिलती है। तो बताइए, ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो शैम्पेन है वो आपका C सही उत्तर होगा। ठीक है, C आपका सही उत्तर होगा, ये ग्रेट निकोबार में मिलती है। अब देखिए, मेन इंडिजिनस ट्राइब्स की अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में, तो वो अंडमानीज, ओंगे है, जारवा है, सेंटिनेलीज है, निकोबारीज है और शैम्पेन। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न जब आपकी क्लासेस मतलब स्मार्ट बोर्ड पे हो रही थी, स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो रही थी, तब मैंने ये क्वेश्चंस आपको कराए थे। आप में से कई स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस के आंसर भी समझ में आ गया होंगे, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गई होगी। मैंने आप लोगों के कमेंट से एक चीज़ जानी है कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इकॉनमी में दिक्कत होती है। देखिए, इकॉनमी में बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर करंट के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने अभी 2-3 क्लास पहले आपसे डिस्कस किया है, लेकिन आज फिर मैं आपके लिए ये क्वेश्चन रिपीट करने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट ऐसे थे जो कि वेट कर रहे थे कि मैम जब स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे तब आके पढ़ेंगे।
ठीक है, वही मैम उस समय भी पढ़ा रही थी जो आज पढ़ा रही हैं, लेकिन आप लोगों को ठीक है इंटरेक्टिव सेशन होता है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में लिख के और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाती हूँ, ठीक है, तो वो बात सही है। लेकिन आज हम इन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने भी पहले की क्लासेस देखी है वो क्या कर सकते हैं, अभी वीडियो को थोड़ी देर के लिए फास्ट कर सकते हैं, इंटू 2 इंटू 1.75, जैसा भी आपका मन करे, क्योंकि अभी 2-3 क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, मैं पहले से बता दे रही हूँ। अब मैं स्लाइड से थोड़ा सा हटती हूँ और आप लोगों को समय देती हूँ, पढ़िए। यहाँ पर क्लास क्या दिया गया है, रेपो रेट से रिलेटेड ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई ऋण देता है, ठीक है, या रिजर्व रेपो रेट से सदैव कम होती है बोला गया है। रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड टू बैंक, इट इज ऑलवेज लोअर देन द रिजर्व रेपो रेट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई लेंड करता है बैंक्स को। बैंक को लिक्विडिटी की आवश्यकता है, बैंक को पैसे की आवश्यकता है, बैंक पैसे लेने कहाँ से जाएगा, बैंकर ऑफ बैंक के पास जाएगा। बैंकर ऑफ बैंक कौन है, आरबीआई है ना, बैंकर ऑफ बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक, ठीक है, मतलब बैंकों का बैंक कौन है, ठीक है, तो वो आरबीआई है जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। तो बैंकों को अगर लिक्विडिटी क्रंच होता है, उनको लिक्विडिटी की जरूरत है, कैश की जरूरत है, तो किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड टू द बैंक, ये बिल्कुल सही है। इट इज ऑलवेज लोअर देन द रिजर्व रेपो रेट, ये गलत है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो ओनली 1 है। अभी एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा ध्यान से, पहले प्रश्नों को देखिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बार, ये आपका कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, उसको पैसे की आवश्यकता है, ठीक है, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो वो किससे पैसे मांगेगा, किससे उधार लेगा, किससे लेंड करेगा, तो बताइए, वो आरबीआई के पास जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। आरबीआई बैंक को लेंड करेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। जिस रेट पर आरबीआई बैंक को लेंड करेगी उसी रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। क्लियर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी यहां पर दिया गया है। अब अगर बैंकों के पास पैसे की कमी है, थोड़ा सा सिंपल से समझिए, बैंकों के पास पैसे नहीं है, बैंकों के पास, ठीक है, किसी बैंक में आप गए पैसे नहीं है, तो बैंक आपको लोन कहां से देगा, और वो अगर आपको लोन देगा तो हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन इसी का उल्टा सोच लीजिए, बैंकों के पास भर भर के पैसे आ गए, तो बैंक अपने कस्टमर से कहेगा आओ आओ हमसे पैसे लेकर जाओ, हम इंटरेस्ट भी कम चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो जब भी बैंकों को लिक्विडिटी क्रंच होगा तो बैंक किससे लेंड करेगी, आरबीआई से लेंड करेगी। आरबीआई जब बैंकों को पैसे देगा कॉमर्शियल बैंक को, तो कॉमर्शियल बैंक के पास जब पैसे आएंगे तो वो इस पैसे को किसको देगा, किसको लेंड करेगा, बोरोवर्स को। हाँ, जब बैंक के पास पैसा होगा तभी तो वो आपको उधार देगा, जब उसके पास खुद ही पैसा नहीं होगा तो वो आपको कहां से उधार देगा। बस यही लॉजिक है। रीपर्चेस, यहां पर देखिए, यहां पर रिवर्स रेपो रेट की पहले हम बात करते हैं, फिर और चीजों की बात करते हैं। देखो, रिवर्स रेपो रेट की हम जब बात करते हैं, यहां पर समझो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हो गए। अब कॉमर्शियल बैंक चाहता है कि पैसे अधिक है तो इसको ले जाकर हम आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दें, ठीक है। तो यहां पर जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपने क्या करेगा, पैसों को डिपॉजिट करेगा, कहां पर, आरबीआई के पास। इसी को जिस रेट पर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहाँ पर क्लास बहुत से लोग समझाने के लिए ऐसा कहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि जब बैंक आरबीआई से पैसे मांगता है, ठीक है, लेंड करता है जिस रेट पर, उसको हम रेपो रेट कहते हैं, और जब आरबीआई बैंक से पैसे मांगता है तो हम उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस में कैश होगा तो कॉमर्शियल बैंक चाहेगा कि इसको कुछ दिनों के लिए आरबीआई के पास रख देते हैं, तो वो इसको ले जाकर आरबीआई में डिपॉजिट कर देगा, ठीक है, और
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही आपका रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। जब बैंक आरबीआई से पैसे मांगता है, लेंड करता है, तो जिस रेट पे लेंड करता है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। जब बैंक अपना एक्सेसिव कैश ले जाके आरबीआई में रखता है, ले जाके वहाँ पे रख देता है, तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अभी और चीज़ों के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, फिर एक बार समझाती हूँ, ध्यान से देखना। बैंक क्या करता है, जब हम रेपो की बात करते हैं तो बैंक आरबीआई से लोन लेता है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो है रीपर्चेस एग्रीमेंट। कोलेटरल रखता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखता है। बैंक के पास कैश की कमी थी, बैंक को एज एन इंडिविजुअल समझो, ठीक है। बैंक के पास कैश की कमी थी, बैंक गया सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। आरबीआई, मुझे पैसों की आवश्यकता है, मैं अपने बोरोवर्स को, अपने कस्टमर को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, आप मुझे पैसा दो। तो आरबीआई ने कहा ओके, मैं तुमको पैसे देता हूँ, लेकिन उसके बदले कुछ कोलेटरल रखो, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखो। आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख दी, आरबीआई ने आपको लेंड कर दिया, बैंक को लेंड कर दिया। तो देखो, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी प्लेज में रखता है बैंक, और फिर लोन ले सकता है। किससे? आरबीआई से। किसमें? रेपो रेट में, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ये एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, मतलब जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस आपसे परचेज कर लूँगा, आरबीआई कहता है, सॉरी बैंक कहता है आरबीआई से, ठीक है। जब मेरे पास कैश आ जाएगा तो मैं वापस आके आपसे इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, जो कि मैंने प्लेज रखा है, उसको आपसे रीपर्चेज कर लूँगा, ये बैंक आरबीआई से कहता है। यहाँ पर रिवर्स में क्या होता है, यहाँ पर भी बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखता है ताकि वो अपने एक्स्ट्रा पैसे को आरबीआई में रख सके, डिपॉजिट कर सके। ये याद रखिएगा। पैसे की डायरेक्शन, पैसे का फ्लो कहाँ पर है? जब हम बात कर रहे हैं रेपो की, तो आरबीआई लेंड कर रहा है, आरबीआई पैसे दे रहा है किसको? बैंकों को, ठीक है, लोन के फॉर्म में। यहाँ पर जब हम रिवर्स रेपो की बात कर रहे हैं तो बैंकों के पास, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो ले जाकर कहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं? आरबीआई के पास। समझ में आ रहा है क्लास? समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर उसके बाद मेन पर्पस क्या है रेपो रेट का? बैंक को लिक्विडिटी क्रंच है, बैंक को कैश की आवश्यकता है, तो बैंक कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई उसको पैसे देगा, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है? रिवर्स रेपो रेट में जो बैंक है उसके पास एक्सेसिव कैश है, ठीक है, वो चाहता है उसका कैश जो है वो सुरक्षित रहे, इसीलिए वो इस कैश को उठाकर आरबीआई में डिपॉजिट कर देता है, कैश को सेफ रखने के लिए, ठीक है। फिर उसके सिक्योरिटी का क्या रोल है? यहाँ पर लोन लेने के लिए बॉन्ड गिरवी रखता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बैंक रेपो रेट में उसको लोन चाहिए, इसलिए बॉन्ड को, सिक्योरिटीज को गिरवी रखता है। यहाँ पर वो डिपॉजिट करने के लिए बॉन्ड्स को गिरवी रखता है। वहाँ पर ये रिवर्स रेपो में वो अपने एक्सेसिव कैश को ले जाकर आरबीआई में रख रहा है, जिसके लिए डिपॉजिट करने के लिए वो बॉन्ड को गिरवी रख रहा है। क्लियर क्लास? यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो CRR देखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ध्यान देना, इसे बैंक आरबीआई के पास रखता है, कैश रिजर्व रेशियो को। इसमें वृद्धि से बैंक की ऋण देने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है CRR और SLR के बारे में। यहां पर ध्यान देना, जो कैश रिजर्व रेशियो है ये कुछ परसेंटेज ऑफ NDTL होता है, जो कि बैंक कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखता है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब अगर CRR को बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बैंक के पास कम पैसे बचेंगे, तो लोन देना बैंक के लिए आसान नहीं, मुश्किल हो जाएगा। अभी समझा दो। एन इंक्रीज इन इट ऑल्सो इंक्रीजेस द बैंक लेंडिंग कैपेसिटी, गलत है। यहां पर खाली आपका सही स्टेटमेंट 1 है। इसको भी देख लो, फिर एक्सप्लेन करती हूँ सब एक साथ, ठीक है, तैयार रहना थोड़ी देर के लिए। Which instrument allow the banks to borrow overnight fund from RBI against government securities?
कौन सा साधन बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले आरबीआई से रातों रात धन उधार लेने की अनुमति देता है? रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या रिवर्स रेपो रेट? देखो, रेपो रेट में बैंक जो है वो आरबीआई से लेंड करता है और आपको पता है कोलेटरल भी रखता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी, ठीक है। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता है। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सी है। अगर बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, लिक्विडिटी की आवश्यकता है, तो वो आरबीआई से ले सकता है किसी भी कोलेटरल को रख के, तो रेपो रेट का प्रयोग वो कर सकता है। लेकिन अगर उसे अभी तुरंत ज़रूरत है, ओवरनाइट ज़रूरत है, तो वो किस टूल का यूज़ करेगा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का। अब आगे समझिए, इतनी चीज़ें क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा क्लास। CRR 4% है, SLR 18% है। क्लियर? चलो, NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मैंने पहले भी आपको समझाया है। कोई भी बैंक है, ध्यान से सुनते चलिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई भी बैंक है, जब यहाँ पर कोई भी डिपॉजिटर आता है जो कि ₹X अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है बैंक के पास ले जाकर, तो बैंक के लिए ये एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। क्यों लायबिलिटी क्रिएट करता है? क्योंकि बैंक को पता है कि जब उसका कस्टमर अपना पैसा वापस मांगेगा तो बैंक को उसका पैसा वापस देना पड़ेगा। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है? यहाँ पर हम दो तरीके की लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिमांड लायबिलिटी की एंड टाइम लायबिलिटी की। डिमांड लायबिलिटी में आपका क्या आ गया? कासा आ गया। सेविंग अकाउंट से जब मन करता है पैसे निकालते हो, शॉपिंग करते हो। करेंट अकाउंट से जब मन करता है पैसे निकालते हो, शॉपिंग करते हो। ये क्या है? डिमांड लायबिलिटी। जैसे ही आपने डिमांड किया तुरंत बैंक ने आपको आपका पैसा दिया। टाइम लायबिलिटी क्या होगी? जैसे एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी। आपने 10 साल के लिए एफडी करा ली कि 10 साल के लिए मैं ये पैसे बैंक के पास रखता हूँ और फिर 10 साल बाद मेरी एफडी में मतलब मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसे मिलेंगे। एफडी है, टाइम आपने डिसाइड कर दिया इतने समय बाद, तो एफडी टाइम लायबिलिटी हो गई। तो हर बैंक का कुछ एनडीटीएल होता है, कुछ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है। ये समझिए, समझ में आ रहा है? चलो, इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं सपोज करके चलती हूँ, एनडीटीएल का जो अमाउंट है वो 100 रुपीज़ है। एक स्मॉल अमाउंट लेके चलती हूँ। कोई बैंक है, उसका एनडीटीएल 100 है, मतलब सीआरआर क्या होगा? 4% ऑफ एनडीटीएल, दैट विल बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। एंड एसएलआर क्या होगा? एसएलआर इज 18% ऑफ एनडीटीएल, दैट इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो मतलब 4 रुपए और 18 रुपए उससे सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ेगा। सीआरआर क्या है? कैश, यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी की बात यहाँ पर की गई है। तो सीआरआर हर बैंक आरबीआई के पास, जो बैंक है वो आरबीआई के पास रखता है कैश के फॉर्म में। मतलब ये जो 4 रुपए हैं ये बैंक ले जाके आरबीआई के लॉकर में रख देगा कैश के फॉर्म में, ठीक है, कैश के फॉर्म में। ध्यान दीजिए, जो सीआरआर है 4 रुपए, ये बैंक ले जाकर कैश के फॉर्म में आरबीआई के लॉकर में रख देगा। ये जो 18 रुपए है ये बैंक कैश के फॉर्म में या फिर बॉन्ड के फॉर्म में या फिर सिक्योरिटीज के फॉर्म में या फिर गोल्ड के फॉर्म में खुद के लॉकर में, यहां पर आरबीआई के लॉकर में रखा था सीआरआर में, यहां पर
खुद के लॉकर में, अपने ही लॉकर में रख देगा और इसकी चाबी किसी और को दे देगा, मतलब वो इसको यूज नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो CRR और SLR समझ में आया। CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो, इसका कुछ परसेंट जैसे 4% ऑफ NDTL जो है वो बैंक कैश के फॉर्म में RBI के पास रख देगा और RBI इस पर कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं देता, वो रखा रहता है बस। SLR जो है वो उस कुछ परसेंट ऑफ NDTL जो बैंक है वो कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में अपने ही लॉकर में रखेगा, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेगा। क्लियर? चल, तो यहां पर अगर हम देखें 4 + 18 कितना हो गया बताओ? 22 हो गया ना? गणित कमजोर है मेरी थोड़ी। 22 हो गया। अब 100 में से 22 को माइनस कर दो, तो यहां पर 8 हो गया और यहां पर कितना हो गया? 78। तो अब बैंक के पास 78 रुपीज बचे, जिसको कि वो अपने कस्टमर को लेंड कर सकता है। ठीक है, अपने कस्टमर को लेंड कर सकता है। अब सपोज करो यहीं पर मैं CRR को 5 कर दूं और SLR को 20 कर दूं, तो बैंक के पास अब कितने रुपए बचेंगे लेंड करने के लिए? 75 रुपए। 75 रुपए बचेंगे ना, पहले 78 था, अब 75 बचा हुआ है। अगर मैं मतलब जोड़ना घटाना गलत नहीं कर रही हूँ। अब मैंने CRR 5 कर दिया है और SLR 20 कर दिया, तो 25, 100 में से 25 को माइनस करो, 75। ठीक है, तो अब बताओ, अब बैंक के पास कम पैसे बचे ना, जब हमने CRR और SLR को बढ़ाया तो बैंक के पास कम पैसे बचे अपने बोरोवर्स को उधार में देने के लिए, लेंड करने के लिए। तो CRR और SLR को बढ़ाने से बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो घटती है। समझ में आ गया होगा? क्लियर? चल, अब देखो रिवर्स रेपो रेट, नहीं पहले रेपो देखो, रेपो कितना है? रेपो 6% है। अभी मैंने आपको बताया जब बैंक को पैसे की आवश्यकता होती है, बैंक RBI के पास जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल रखता है, ठीक है, रीपर्चेज एग्रीमेंट में, और फिर उसके बाद RBI से लिक्विडिटी ले लेता है, कैश ले लेता है। रिवर्स रेपो इसका उल्टा होता है, यहाँ पर बैंक के पास जो एक्सेसिव कैश होता है वो बैंक ले जाकर RBI के पास रखता है, लेकिन यहाँ पर भी वो कोलेटरल रखता है, सिक्योरिटीज रखता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो रिवर्स रेपो है वो आपका हमेशा रेपो से कम है। रेपो 6 है, रिवर्स रेपो कितना है? 3.35%। क्लियर? चल, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, अगर बैंक को ओवरनाइट बहुत जल्दी ही पैसे की आवश्यकता है, तुरंत पैसे की आवश्यकता है, तो बैंक किस टूल का यूज करेगा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज करेगा, रेट का यूज करेगा। इसमें बैंक तुरंत ओवरनाइट ही RBI से लिक्विडिटी ले सकता है, पैसे ले सकता है। और ध्यान दीजिएगा, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये पॉलिसी रेपो रेट से ज़्यादा होती है, 6.25% होती है। क्लियर है ये चीज़? चल, अब यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, यहाँ पर भी क्या होता है, जो बैंक है जब उसके पास एक्सेसिव कैश होता है तो वो ले जाकर RBI में डिपॉजिट कर सकता है, उसको पैसे को रख सकता है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट जब लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में तो हमने शॉर्ट टर्म की बात की है, थोड़े समय के लिए बैंक को लिक्विडिटी क्रंच हुआ है, बैंक को पैसों की आवश्यकता है, लिक्विडिटी की आवश्यकता है, कैश की आवश्यकता है, लेकिन यही कैश अगर बैंक को काफ़ी लंबे समय के लिए चाहिए तो वो बैंक रेट का प्रयोग करता है तब। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट का, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट का, याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बैंक रेट में बैंक्स को कोई भी कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है, कोई भी सिक्योरिटीज नहीं डिपॉजिट करनी पड़ती है। क्लियर? चल, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये चीज़ पढ़ाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रयास कर रही हूँ कि बहुत आसानी से, सरलता से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं कितनी सफल हो रही हूँ, कितनी असफल हो रही हूँ, ये तो मेरे विद्यार्थी लोग ही जानते हैं। मैं अपने तरफ से जो अथक प्रयास करती हूँ कि आपको चीज़ें मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा दूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो। ठीक है, लेकिन अब मैं कितनी सफल होती हूँ, कितनी असफल होती हूँ, ये तो मेरे विद्यार्थी जानते हैं। तो मेरे विद्यार्थीगण जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि सब ऐसे ही मैम बोल रही हैं और सब उड़ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। चल, यहाँ पर एक बार और रिवाइज कराती हूँ। रेपो क्या देखो, रेपो जो है
बैंक आरबीआई से लोन जब लेता है, याद रखिएगा कोलेटरल लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट यहाँ होता है। एसडीएफ, जब बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा कहाँ ले जाकर डिपॉजिट कर देता है, आरबीआई के पास। यहाँ पर भी रिवर्स रेपो में भी आरबीआई बैंक से पैसा एक्सेप्ट करता है, बैंक अपना पैसा ले जाके आरबीआई में डिपॉजिट कर देता है। एमएसएफ की बात करेंगे, जब बैंक को इमरजेंसी में ओवरनाइट बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है पैसे की, तब वो आरबीआई से लोन ले सकता है एमएसएफ के थ्रू। बैंक रेट की जब हम बात करेंगे, बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, तो बैंक रेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा बैंक रेट में किसी भी तरीके की कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में, और बैंक अब इसको ज़्यादा प्रयोग में लाता है, इस टूल का ज़्यादा यूज़ करता है, याद रखिएगा। यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट को 2000 के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया था। पैसे किसके पास जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक ले जाकर आरबीआई में डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर भी बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करता है, आरबीआई के पास। सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है जब हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करते हैं, कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम रिवर्स रेपो की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखना पड़ता है। पर्पस क्या होता है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करना। यहाँ पर लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करना विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इधर विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करना मतलब क्या, अब बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा, पैसे को रख के लोगों को बांटेगा। हाँ, तो लोगों को बांटेगा तो लोगों के जेब में पैसा होगा, और सब चीज़ जेब में पैसे का है। अगर जेब में पैसा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी ना, मार्केट में लिक्विडिटी होगी मतलब पैसा फ्लो कर रहा है तो लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, तो सब इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो जाएगा। चलो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में जान लीजिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो ऐसा टूल है जिसमें कि यहाँ पर सेलिंग एंड बाइंग और सिक्योरिटीज़ के बारे में बात की जाती है। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, जो सिक्योरिटीज़ है उनको खरीदना और बेचना जो है वो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। इस प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है, तो बताइए। ब्लड प्रेशर इज हायर इन द वेन देन इन आर्टरीज। An instrument called sphygmomanometer, ठीक है, is used in measuring the blood pressure. Normal systolic pressure in human body is 120 and diastolic pressure is 80 mm. All of the above are correct. बताइए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, लेना हो तो थोड़ा टाइम लेना हो तो क्लास आप टाइम भी ले सकते हैं। बताइए आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ब्लड प्रेशर होता है वेन आर्टरीज की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका आर्टरीज में ज़्यादा होता है वेन के कंपैरिजन में, ये याद रखिएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज हायर इन आर्टरीज देन इन वेन, ये आपका गलत है, बाकी सब आपका बिल्कुल सही है। ए आपका गलत है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरीज में ज़्यादा होता है वेन के कंपैरिजन में। अच्छा, वेन क्या होता है, देखिए आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो, जब भी हम वेन्स की बात करते हैं, वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, ये याद रखिएगा। वेन्स आर ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। ठीक है, बॉडी से हार्ट की तरफ, यहाँ पे इस तरीके से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं कौन, वेन। ठीक है, जब हम आर्टरीज की बात करते हैं, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ये याद रखिएगा।
ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं आपके दिल से वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में। तो वेन जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। वेन्स है ना, ये वेन्स है ना, ये वेन्स। तो वेन्स जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। और जो आर्टरीज हैं वो आपके ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्लियर है ना। यहाँ पर बस एक एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, जब हम पुल्मोनरी वेन्स की बात करेंगे तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है लंग से टू द हार्ट, ये याद रखिएगा। पुल्मोनरी वेन की जब हम बात करेंगे ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है कहाँ से, लंग से हार्ट की तरफ, ठीक है। फिर आर्टरीज के बारे में मैंने आपको बता रही, यहाँ पर पुल्मोनी आर्टरीज जो है ये आपका एक्सेप्शन है क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग। क्लियर है। जो पुल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द लंग टुवर्ड्स द हार्ट, ये याद रखिएगा। और पुल्मोनरी जो आर्टरी है वो आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग, ठीक है। क्लियर है ये चीज, समझ में आए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यही चीज यहां पर दी गई है, दिल से बॉडी की तरफ ऑक्सीनेटेड ब्लड को, नेटेड ब्लड को कैरी करती है आर्टरीज। एक्सेप्शन क्या है, पुल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। यहाँ पर वेन जो है वो बॉडी से हार्ट में ब्लड ले जाता है जो कि डीऑक्सीनेटेड है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनें। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो बताइए, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आपको पता है। हाँ बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ द मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट, जो कि गलत है। 5th शेड्यूल में नहीं, 4th शेड्यूल में ये बात कही गई है। 5th और 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइब से रिलेटेड है। टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 5 ईयर, जो कि गलत है, 6 ईयर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट। तो खाली 2 और 3 आपके सही है, पहला आपका गलत है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जब हम राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट है वो कितनी है, 250 है, जिसमें से 238 सीट्स जो हैं वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से होंगी, और जो 12 सीट है उस पर कौन बैठेगा, नॉमिनेट कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं स्टेट्स की, तो ये भी एक बार देख लिया करिए। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो अभी हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, 11, अरुणाचल प्रदेश की 1, असम की 7, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो आपको ट्रिक बता दूंगी कि किस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए इस प्रश्न को अब हम देखते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य के पद की अवधि प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक की होती है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
यह अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक व कानूनी अधिकारों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करते हैं। तो बताइए सही क्या है? कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात यहाँ पर की गई है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इट एग्जामिन एंड मॉनिटर्स द ऑल द मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। सर्विस टर्म या फिर टेन्योर की बात करें, चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ कमीशन, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। यहां पर गलत कौन सा है? बी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनके टेन्योर की बात करेंगे तो 6 वर्ष नहीं 3 वर्ष का होता है, 3 इयर्स। क्लियर है क्लास? तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा इनकरेक्ट है ये बोला गया है। चलिए यहां पर अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 338 में पहला संविधान संशोधन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके तहत आर्टिकल 338 और 338A आपका बना। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग कर दिया गया। क्लियर है क्लास? इसके बाद अगर हम देखें तो एक और अमेंडमेंट हुआ है, जो कि आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। एक और संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 338B। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्लास। अमेंडमेंट याद रखिएगा आप लोग, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना, राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण करना, पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना, या सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करना। तो आपको पता है 5th और 6th शेड्यूल जो है वो अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा से रिलेटेड है। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अरुणाचल प्रदेश व गोवा की लोकसभा सीटों का योग निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा सीटों के बराबर है? द सम ऑफ द लोकसभा सीट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा इज इक्वल टू द लोकसभा सीट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर थोड़ा मैथ्स का यूज करिए। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर सिक्किम। तो ABCD में से जो आपका सही उत्तर है वो है हिमाचल प्रदेश। ए आपका सही उत्तर है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और गोवा में लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें जो यहाँ पर हैं वो कितनी हैं? 2-2 हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया? 4। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। तो दोनों का जो एडिशन है वो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के बराबर है। यही आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है क्लास। तो यहाँ पर एक क्लास में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें आपकी हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, किस स्टेट में कितनी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है। नहीं होगा तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरीके का प्रश्न बनता है। अब आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लास्ट में जाते जाते यही कहूँगी कि खुद पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। क्लास जीवन में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आप लोग ज़रूर सफल होंगे। बस अपने
अपने पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, ठीक है। सब अच्छा होगा जीवन में। और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब मंगलमय हो। धन्यवाद क्लास। थैंक यू सो मच।